हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वाइब एजुकेशन। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो बेसिकली फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से हमारा क्या मतलब है? इससे हमारा मतलब है सेल के बारे में। मतलब हम लोग इस पूरे चैप्टर में सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले सेल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो सेल क्या होता है? सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे ज़्यादा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है हमारे यहाँ सेल। अब हमारा जो सेल होता है, सेल के ग्रुप से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। देन टिश्यू के ग्रुप से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के ग्रुप से ऑर्गन सिस्टम, एंड देन विल मूव ऑन टू द ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे जो है सेल बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक यूनिट होता है किसी लाइफ का। अब आगे बात करते हैं तो क्या क्या डिस्कवरीज हुई, सेल को डिस्कवर किसने किया, कौन कौन सी डिस्कवरीज करी। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं रॉबर्ट हुक की। तो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया सेल को। लेकिन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि डेड सेल किसने डिस्कवर किया, तब आप रॉबर्ट हुक लिखोगे। अगर क्वेश्चन आए कि पहला लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया, देन यू विल राइट अबाउट द एंटोनी वैन ल्यूइन हुक। ठीक है, तो ये डिफरेंस था दोनों के बीच में। मतलब रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया, एंटोनी वैन ल्यूइन हुक ने क्या डिस्कवर किया। तो कब, कौन से ईयर में डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया 1665 में, एंड एंटोनी वैन ल्यूइन हुक ने डिस्कवर किया 1674 में। फिर रॉबर्ट ब्राउन की बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया, एंड परकन जी ने प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया, मतलब टर्म दी प्रोटोप्लाज्म। अगले हम लोग बात करते हैं सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, पेपर में आती है। तो पहले सेल थ्योरी की, तो मैथियस कैलेंडियन ने क्या किया? सबकी प्रोनाउंसिएशन अलग होती है, तो आप इसे कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो मैथियस कैलेंडियन ने ये बोला, हमें ये टर्म दी, हमें ये स्टेटमेंट दी कि जितने भी सारे प्लांट हैं वो भी सेल से बने हैं। जेम्स कॉन ने, जो थियोडोर कॉन थे, उन्होंने हमें बोला कि जितने भी सारे एनिमल है वो किससे बने? वो भी सेल से बने। फिर जो रुडोल्फ वर्शो थे, उन्होंने हमें बोला कि जितने भी सारे सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आए हैं। तो आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक, यहाँ पे सेल नहीं, यहाँ पे सेल आएगा। तो इन्होंने हमें बोला कि जितने भी सारे सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आए हैं। अब आगे बात करते हैं। अब हमने पढ़ा था दो टाइप के सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में। पहला होता है हमारे पास मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा होता है हमारे पास यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। इन दोनों के बारे में हम देखेंगे। देन वी विल मूव ऑन टू द प्रोकैरियोटिक सेल। बहुत सारे टाइप के सेल होते हैं। फिर हम जाएंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिसेल्यूलर। सबसे पहले यूनि का मतलब होता है वन। जिन सेल के अंदर, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक ही सेल से बने हों, वो नहीं कहते हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल अमीबा या फिर पैरामीशियम। यहाँ पे मैंने डायग्राम में बनाया, ये देखो, ये सिर्फ एक ही सेल से बना है। देखिए बेसिकली डायग्राम अमीबा का है और ये सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ है, तो ये एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। फिर मल्टी सेल्यूलर, जो एक से ज़्यादा से बने होते हैं, जैसे प्लांट, एनिमल, ये सारे एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं। फिर कॉम्पोनेंट ऑफ सेल की बात करें तो कॉम्पोनेंट ऑफ सेल में आते हैं बहुत सारे कॉम्पोनेंट हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल, बहुत सारे हैं। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक आउटर कवरिंग होती है सेल की। ये परमिट करती है एंट्री और एग्जिट किसी भी मटेरियल का। तो अगर ये, मतलब ऐसा नहीं है कि ये सारे ही मटेरियल को अंदर या बाहर आने देंगे सेल के, नहीं, ये कुछ कुछ चीज़ों को ही अंदर और बाहर आने देती हैं, इसलिए उसे सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल होती है और किससे बनती है? लिपिड एंड प्रोटीन से। 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है कि सेल वॉल किससे बनती है? लिपिड और प्रोटीन से बनती है। आगे हम बात करेंगे सेल वॉल की। तो सेल वॉल जो है वो रिगिड होता है, आउटर लाइन। देखो, ये हमारे पास सेल वॉल होती है और इसके अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक चीज़ याद रखनी है आपको कि सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट में होती है, सेल वॉल एनिमल्स में नहीं होती। ठीक है। सेकेंड थिंग, प्रेजेंट इन प्लांट्स ओनली। देखो मैंने आपको ये बताया कि सिर्फ प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में नहीं होती। फिर प्रिवेंट्स द बर्स्टिंग ऑफ सेल। ये सेल को फटने से बचाती है, क्योंकि ये बिल्कुल रिगिड होती है, ये अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलती। जो सेल वॉल होती है वो बिल्कुल रिगिड होती है, वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलती, इसलिए वो रिगिडिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। फिर सेल्यूलोज से बनती है, 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है। प्रोवाइड शेप प्रोवाइड करती है सेल को। प्लांट में जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बनती है, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन से बनती है, फंगी में काइटिन से बनती है। आगे बात करते हैं न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस जो होता है, हम सबको पता है, न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं उसे। इसके अंदर डीएनए होता है, ये पूरा कंट्रोल, ये सब कुछ कंट्रोल करता है हमारे सेल के बारे में। और ये एक डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, मतलब इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जो क्या करता है? ट्रांसफर करता है किसी मटेरियल के या फिर क्रोमोसोम का। अब पहले मेरे को ये बताओ कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की क्या फुल फॉर्म होती है। तो इसकी डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। मैंने यहाँ पे लिखा है, या तो आ सकता है तो नहीं आ सकता, लेकिन इन्फॉर्मेशन अच्छी है, याद करने के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर
साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक फ्लूइड कंटेंट होता है। अब मैं आपको लास्ट में एक डायग्राम बना के दिखा दूंगी सारा कि सेल बेसिकली किस टाइप का दिखता है। तो साइटोप्लाज्म की बात करें तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली भी होते हैं। अब सेल ऑर्गेनेली की बात करें कि भाई ये सेल ऑर्गेनेली क्या होता है, तो सेल ऑर्गेनेली जो होते हैं वो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। कुछ कुछ सेल ऑर्गेनेली के मैंने नाम लिखे हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, प्लास्टिड एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे होते हैं, गोल्गी, पॉटस, लाइसोसोम, बहुत सारे होते हैं। अब ये सब तो हमने कवर कर लिया। अब एक बार सेल का एक डायग्राम देख लेते हैं कि सेल बेसिकली कैसे होते हैं। तो देखो, सबसे पहले प्लांट सेल का डायग्राम बनाए तो प्लांट सेल में ये आ जाती है हमारी सेल वॉल, इसके अंदर आएगी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, कुछ भी कह सकते हो। इसके अंदर आएगा आपका एक फ्लूइड टाइप कंटेंट जो होता है हमारा साइटोप्लाज्म। ओके, देन साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेली, मतलब सारे सर्कल नहीं होते, अलग अलग शेप के होते हैं, तो ये सेल ऑर्गेनेली आएगा। तो इस टाइप से हमारा जो है एक सेल होता है। और बिल्कुल अंदर अगर हम बात करें तो ये हमारा होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर डॉक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, क्रोमोसोम, जितने भी सारे होते हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे पास सेल वॉल, ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम कह सकते हो। दिस इज आवर न्यूक्लियस एंड दीज आर द सेल ऑर्गेनेली। तो ये मैंने एक बिल्कुल अच्छे से डिफाइंड स्ट्रक्चर बना दिया है कि सेल कैसा होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे डिफ्यूजन की। तो डिफ्यूजन क्या होता है, तो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स टू हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मान लो देखो, अब ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। एक चीज़ जो 1 मार्क्स क्वेश्चन में ज़रूर आती है वो है कि लार्जेस्ट सेल क्या होता है और सबसे स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है। तो अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सेल की, तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सेल होता है हमारे पास ऑस्ट्रिच का एग। वो एक जो है सेल है ऑस्ट्रिच का एग, ठीक है। ऑस्ट्रिच एग इज अ लार्जेस्ट सेल। एंड सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट सेल होता है माइक्रोप्लाज्मा या फिर पेप्टिडोग्लाइकन। आपने नाम सुना ही होंगे, मैंने पहले पेप्टिडोग्लाइकन के बारे में बताया था। और अब माइक्रोप्लाज्मा, आई होप आपने सुने ही होंगे नाम, ऑफकोर्स फेमस है। चलिए, तो अब हमने इतना तो डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे डिफ्यूजन के बारे में। तो डिफ्यूजन क्या होती है एंड ऑस्मोसिस क्या होती है। इन दो चीज़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को। तो देखो, जो मेन डिफरेंस क्या होते हैं इनके अंदर, देखो मान लो ये आपका सेल है, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन है, यहाँ पे थोड़ा सा अमाउंट में ऑक्सीजन है। तो क्या होगा, क्या बोला है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा चीज़ होती है, लोअर कंसंट्रेशन ये, तो ये हायर कंसंट्रेशन वाली चीज़ें यहाँ पे हो जाएगी। देखो फिर समझो मैंने क्या बोला। मैंने ये बोला कि मान लो ये एक सेल है, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है, बहुत सारी अमाउंट में हमारे पास ऑक्सीजन है। ये सारी चीज़ें सेल के अंदर ही हो रही है, ये बात ध्यान रखना। और यहाँ पे हमारे पास कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है। तो हायर कंसंट्रेशन ये है, लोअर कंसंट्रेशन ये है। हायर कंसंट्रेशन वाले यहाँ चले जाएंगे, मतलब ये जितने भी सारे ऑक्सीजन के ज़्यादा अमाउंट वाले कंसंट्रेशन है वो लोअर अमाउंट में यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये होता है डिफ्यूजन। अब ऑस्मोसिस की बात क्या करें। ऑस्मोसिस सेम होता है, बट डिफरेंस क्या है कि वो एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब मैंने आपको बताया था पहले क्या होता है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो मान लो ये सेल है, यहाँ पे आपके H2O हैं बहुत सारे, या फिर हाँ चलो, ये आपके H2O हैं बहुत सारे, और सेल के बाहर अगर देखें तो यहाँ पे कम H2O है। तो ये वाले सारे H2O यहाँ पे बाहर आ जाएंगे, कैसे, थ्रू क्रॉसिंग अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये डिफरेंस होता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में। डिफ्यूजन में सेल के अंदर ही सारी चीज़ें होती हैं एंड ऑस्मोसिस में सेल के बाहर होती हैं, ठीक है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्रॉस करना होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन बताओ हमें किसमें, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में। अब एंडोस्मोसिस क्या होता है, जब सेल जो है, मतलब देखो एंडोस्मोसिस का मतलब होता है कि जब बाहर वाले पार्टिकल सेल के अंदर आए। मान लो यहाँ पे बहुत सारा H2O प्रेजेंट है, H2O इन द सेंस वाटर, और यहाँ पे कम प्रेजेंट है। तो जब ये सारे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ये सारी चीज़ें अंदर आ जाएं तो वो एंडोस्मोसिस हो जाएगा। एंड एक्सोस्मोसिस इसका उल्टा। मान लो ये आपका सेल है, ओके, एंड अंदर बहुत सारा इसमें H2O है, हमें बाहर लाना है H2O, मतलब बाहर कम है। तो जब ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्रॉस करेंगी लेकिन सेल के बाहर आ जाएगी। इस केस में सेल के अंदर आ रही थी, इस केस में सेल के अंदर आ रही थी, देखो, एंड अगले केस में सेल के बाहर आ जाएंगी। अब
हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो हाइपोटोनिक के बारे में देखते हैं। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, मैंने आपको ये चीज़ पहले बताई दी है। तो सॉल्यूट होता है जो लेस अमाउंट में होता है, हमेशा सॉल्यूट लेस अमाउंट में होगा, मतलब ऑलमोस्ट इन द केसेस सॉल्यूट लेस अमाउंट में होगा और सॉल्वेंट होगा हमारे पास लार्ज अमाउंट में, ठीक है, लार्ज अमाउंट में। तो जब लेस अमाउंट मतलब जो सॉल्यूट है वो ज़्यादा होता है एंड सॉल्वेंट कम होता है, तब कंपैरेटिवली सेल के कंपैरिजन में तब हमारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। अब हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में ये होता है कि ये देखो अंदर मान लो बहुत सारा H2O है या फिर आप कुछ भी सॉल्वेंट बोल लो, ठीक है, ये देखो बहुत सारा है एंड बाहर कम है, तो ये सारा कहाँ चला जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसका मतलब सेल का जितना भी सारा पानी है वो सेल के बाहर आ जाएगा, तो रिजल्ट क्या होगा कि सेल जो है श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। रिजल्ट क्या मिलेगा हमें कि सेल जो है श्रिंक हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करें हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। हाइपोटोनिक में लेट्स सपोज ये आपका सेल है, अंदर कम है बाहर ज़्यादा है, तो हायर सोल्यूशन जहाँ पे होगा मतलब हायर कंसंट्रेशन वो अंदर आ जाएगा, यानी सेल के बाहर का पानी सारा अंदर आ जाएगा। इसका मतलब सेल जो है वो क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा, यानी गल जाएगा पानी की वजह से, ज़्यादा अमाउंट ऑफ पानी आएगा तो वो गल जाएगा। एंड आइसोटोनिक बिल्कुल कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, इसे तो सेम रहेगा, बाहर जितना है उतना ही अंदर रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे, सेल बिल्कुल ना तो गलेगा ना तो श्रिंक होगा ना सेल, कुछ भी नहीं होगा, सेम एज इट इज रहेगा सेल, ठीक है। फिर प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस हमें सिर्फ प्लांट में देखने को मिलती है क्योंकि प्लांट में ही सिर्फ सेल वॉल होती है। तो ये हमारे पास सेल वॉल है, ये अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला सारा पार्ट श्रिंक होके छोटा हो जाएगा, मतलब अभी पूरा ऐसे है, श्रिंक को कितना हो जाएगा, लेकिन सेल वॉल नहीं रहे, मतलब सेल वॉल नहीं हिलेगी अपनी जगह से, तब हम बोलेंगे प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। द श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्मा अवे फ्रॉम द सेल वॉल व्हेन प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक, कब होगा, जब हम इसे हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे, ठीक है। मतलब मैंने बोलता ना कि सेल इसमें श्रिंक हो जाएगा हाइपोटोनिक में, तो ऐसे ही प्लाज्मोलाइसिस में, ठीक है। अब क्रोमैटिन और क्रोमोसोम की बात करते हैं। चैप्टर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, चैप्टर्ड फॉर्म ऑफ डीएनए का क्या मतलब है, डिस्पर्स थ्रू आउट द न्यूक्लियस। मतलब देखो हमने डीएनए के बारे में देखा, डीएनए के बारे में देखो स्कैटर फॉर्म है, यहाँ पे चैप्टर्ड नहीं स्कैटर फॉर्म आएगा जब डीएनए बिल्कुल ऐसे मान लो दिस इज अ न्यूक्लियस एंड इसके अंदर ऐसे ऐसे वजह से फैला हुआ होता है, ऐसे ही रफली रखा हुआ होता है, वो हमारा होगा क्रोमैटिन। और जब डीएनए एकदम ऐसे कॉइल्ड शेप में रहेगा, ऐसे शेप में रहेगा, डीएनए का आपने देखा है ना स्ट्रक्चर ऐसा होता है, जब ये ऐसे कॉइल्ड शेप में रहेगा तो क्रोमोसोम होगा। अब कॉइल्ड शेप में कब आएगा, जब सेल डिवीजन होगा तब आएगा, और क्रोमैटिन तो ऑफ कोर्स ऐसे ही रहता है। क्रोमोसोम के बारे में देखा, क्रोमैटिन के बारे में देखा। अब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बारे में देखेंगे। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में आई थिंक 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए एक बार रीड कर लेना ज़रूर और अच्छे से समझ लेना। देन न्यूक्लियस इसमें वेल डिफाइंड नहीं होता, और अगर वेल डिफाइंड नहीं होता तो हम उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। फिर मेम्ब्रेन बाउंड जितने भी सारे सेल ऑर्गेनेली है वो इसमें एब्सेंट होते हैं, इसमें नहीं होते हैं, सेल ऑर्गेनेली नहीं होते, न्यूक्लियस अच्छे से डिफाइंड नहीं होता है। जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल में देखो ये न्यूक्लियोइड, ये डीएनए ऐसे पड़ा हुआ है ना। देन उसका यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, सेल ऑर्गेनेली होते हैं जैसे प्लांट और एनिमल। तो छोटा सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब हम लोग देखेंगे सेल ऑर्गेनेली के बारे में एक एक करके। पहले सेल ऑर्गेनेली हम देखते हैं कौन कौन से। सिंगल मेम्ब्रेन जिनकी सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होते हैं, वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्गी अपैरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डबल मेम्ब्रेन वाले कौन से होते हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। प्लास्टिड आएगा, स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी सी ज़्यादा है, आई एम सॉरी, प्लास्टिड आएगा यहाँ पे, ओके। देन उसके बाद मेम्ब्रेन जिनकी कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होती वो होते हैं हमारे पास राइबोसोम और सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम अभी आपके सिलेबस में नहीं है, वी विल ओनली टॉक अबाउट द राइबोसोम। तो ये देखो मैं छोटा सा चार्ट बना दी कि कौन कौन से होते हैं। तो पहले वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 2 टाइप होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज की वीडियो में इतना ही। आगे अगले जितने भी सारे हमारे पास सेल ऑर्गेनेली बचे हैं हम उनको कवर करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो आज की अच्छी लगी हो, और अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल श्योरली रिप्लाई टू देम। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।